मित्रों, इन दिनों में हमारे राजनीतिक जो पटल है उसकी एक और शख्सियत चर्चा में है, अलग कारणों से। और हमें बिना कोई पक्ष लिए इस शख्सियत के जो ज़िंदगी के जो सोपान हैं अलग अलग, उनको बड़ी दिलचस्पी से देखना होगा। मित्रों, एक समय था जब रबड़ की चप्पल पहने हुए और एक सूती धोती के साथ अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस, अपनी सार्वजनिक छवि को उजागर करने वाली ममता बनर्जी अब 66 वर्ष की हो गई हैं लगभग। वो निकली जब सड़कों पर तो उस वक्त पूरे के पूरे पश्चिमी बंगाल में वामपंथी मोर्चा की सरकारों का दबदबा था। और ये रबड़ की चप्पल पहने जो निकली थी, जो स्त्री उस वर्ष लगभग अब 2011 की बात है, 2011, और उससे पहले भी आंदोलन शुरू हो गया था, क्योंकि अब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री अगर ये चुनी जाती हैं तो बनेगी, अगर नहीं चुनी जाती तो ये 2 बार अब तक मुख्यमंत्री राज्य की रह चुकी हैं। एक ऐसे प्रदेश की जहाँ दूर दूर तक वामपंथी मोर्चा को सत्ता से बरतरफ करने का या हाशिए पे सरकाने का जो प्रयास है वो सफल होता दिखाई नहीं दे रहा था। शुरुआती दौर में वहाँ कांग्रेस की सरकारें भी रहीं, ऐसा नहीं है, और कांग्रेस की सरकारें भी बड़े प्रबल और सबल मुख्यमंत्रियों की सरकारें थीं। उनमें बिधान चंद्र राय, वो भी भारत रत्न हमारे हैं, वो भी इसी प्रदेश का नेतृत्व करते रहे। सिद्धार्थ शंकर राय जैसे विचारक मुख्यमंत्री भी रहे और बहुत सारे अन्य लोग भी आए। लेकिन वामपंथी मोर्चा में सबसे ज़्यादा जो लंबा काल है वो ज्योति बासु की सरकारों का रहा। और जिस तरह से रबर की चप्पल पहनकर 2 धोतियों के साथ ज़िंदगी बसर ममता बनर्जी ने शुरुआती ज़िंदगी बसर करनी शुरू की थी, लगभग उतनी ही सादगी से ज्योति बासु ने भी वक्त काटा था। ये वहाँ की माटी में कुछ ऐसा है कि कुछ एक नेता लोग जीवन शैली के बारे में आदर्श बन जाते हैं। ज्योति बासु ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपना 2 कमरे का जो फ्लैट था वो नहीं छोड़ा और वहीं से वो मुख्यमंत्री रहे और दशकों तक रहे। सबसे लंबा जो अवसर है मुख्यमंत्री के रूप में वो ज्योति बासु का रहा देश में। और इनके जो चरित्र हैं बड़े विचित्र हैं, बड़े अजीब प्रेरक भी हैं, ऊर्जा भी देते हैं कई बार। ममता बनर्जी को देखिए कि ममता बनर्जी की जो पहचान थी शुरुआती दौर में भी और बाद में भी, वो एक पेंटर के रूप में, चित्रकार के रूप में बनी। और मित्रों, कई बार आपको बहुत हैरानी भी होगी कि 2011-12 में और उसके बाद इनकी जो नई पार्टी थी, नवगठित पार्टी जो इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस ने ममता दीदी के चित्रों को, उनकी पेंटिंग्स को बेचकर 6,48,90,000 कमाए थे। और उसके बाद भी ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। उनकी बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी बड़ी चर्चा का विषय बनी। अब जो उनकी नई पेंटिंग है वो देवी दुर्गा की पेंटिंग्स, उस पर भी खूब चर्चा हुई और उसकी जो कलात्मक पक्ष है उस पर चर्चा होती है। और ये भी कहा जाता है कि कुल मिलाकर ऐसा जो कोई भी हमारे देश में चित्रकार भी शायद नहीं होगा जिसकी पेंटिंग्स हमारे इस काल में, आप पुराने रवि वर्मा के चित्रों की बात छोड़ दीजिए, कि जिसने 9 करोड़ रुपया पेंटिंग्स के माध्यम से कमाया हो। और इस कमाई को 100% अनुदान के रूप में ये दीदी जो है अपनी पार्टी के कोष में जमा कराती रही। इन्होंने उसका कभी निजी कारणों के लिए उपयोग नहीं किया, और निजी कारणों के लिए जो भी थोड़ा बहुत उपयोग किया वो अपनी कविताओं का किया। मित्रों, कहाँ राजनीति, कहाँ नारेबाजी, कहाँ आप एक धुआंधार आंदोलन चलाने वाली महिला, और कहाँ कविता और कहाँ पेंटिंग्स। इस बात का कोई तारतम्य आपस में जुड़ता नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी बात है
अच्छी बात तो इसलिए है कि एक अगर उस सत्ता में कोई सत्ताधीश है, अगर उसके बीच में उसके मन में ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी सृजनशीलता, ऐसी क्रिएटिव शक्तियां हैं, तो वो निस्संदेह जन साधारण के लिए बहुत एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। लेकिन अब जब एक चोट को, पाँव की चोट को लेकर एक मुद्दा बन गया है वहाँ की राजनीति में, ये थोड़ा सा तकलीफ़देह है। तकलीफ़देह इसलिए कि अब ये ऐसा लगता नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वो तो ये कहेंगे कि जानबूझकर साजिश रची गई और उसके बाद उनको धक्का दिया गया, 4-5 व्यक्तियों ने धक्का दिया और इस तरह से वो चोटिल हो गई। और दूसरी ओर उनके विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब एक नाटक है, जल्दबाजी में थी। और अक्सर उनकी आदत थी कि जब भी कभी किसी जनसभा या जन आंदोलन में जाती थी तो उस वक्त अपने अंगरक्षकों को एक तरफ सरका कर, उनका घेरा तोड़कर वो बीच में, जनता के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में पहुंच जाती थी और उसे जोश में ही, जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करते समय उनका स्वयं अपना ही पाँव बीच में फंसा और उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। अब दीदी जो है वो एक व्हील चेयर पर बैठकर अपने चुनाव अभियान का संचालन करेंगी। इसके परिणाम क्या होते हैं मित्रों, ये विश्लेषण करना हमारा काम नहीं है। हम लोग जिनका सरोकार सिर्फ कलम या कूची से है, वो लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि एक संवेदनशील आदमी जब एक राजनीतिज्ञ के रूप में अलग तरह की भूमिका संवेदनशीलता से कहीं दूर हटकर निभाने पर मजबूर होता है, तो वो एक बड़ी अद्भुत बात हो जाती है। बड़ी एक इनका एक विरोध का एक अपना स्वर रहा था। ममता दीदी ने अगर ये कुछ एक जो केंद्रीय कानूनों का विरोध भी किया तो वो अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से किया, और विरोध के लिए भी उन्होंने पेंटिंग्स, अपने पेंटर्स, अपने साथियों को वहाँ बुलाकर सार्वजनिक स्थलों पर वहाँ बैठकर सामूहिक रूप से पेंटिंग्स की। अब ये विरोध समझ में आता है, लेकिन ये विरोध नहीं समझ में आता कि जहाँ भाषा की मर्यादा भी स्वयं वो भी भूल गई और उनके प्रतिपक्ष भी भूल गए। भाषा की मर्यादाओं की दीवारें तोड़कर जब कोई कृतिकार या कोई कूचीकार या कलाकार अगर भाषा की मर्यादाएं तोड़कर किसी भी रणभूमि में निकलता है, किसी प्रकार की जद्दोजहद में कूदता है, तो उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है कि उसके पास दो माध्यम हैं सशक्त, जिनके द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की जा सकती है और कर सकती थी, और उन्होंने किया भी। अब दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके पर भी, उस पर भी उनकी एक कविता बड़ी चली थी बहुत ज़्यादा कि कहाँ हैं हम, किस ओर जा रहे हैं। मैं अनुवाद कर रहा हूँ बांग्ला, मूल बांग्ला से। कहाँ हैं हम, किस ओर जा रहे हैं, स्वर्ग के परी नरक में कितने प्राण बिखर गए और फिर कभी ना लौटेंगे अब। रक्त बहा, गिरी लाशें और धधक रही है क्रोधाग्नि। पते ठिकाने की खातिर गुम हो गई बहुत सारी शख्सियतें और बंदूक की नली। तूफ़ानों में बसा देश अशांत हो गया, मेरा शांत देश अशांत हो गया। अब ऐसी कविताएं जो संवेदनशील ढंग से अपनी आक्रोश की अभिव्यक्ति कर सकती हैं, उनको इस तरह से मुद्दे जो हैं वो बिखरे हुए मुद्दे उठाकर लड़ना उनके लिए हो सकता है उनको शोभा देता हो, उनको अच्छा लगता हो, लेकिन जो सृजनशील और संवेदनशील लोग हैं उनका मुंह का जायका बिगड़ता है। शुक्रिया दोस्तों।